नगरा गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना सा मकान था। ये मकान था देवकी नंदन तिवारी का। वे गरीब तो नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी मकान से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी ममता, त्याग की मूरत, तो दूसरी थी माया, अहंकार की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें संग संग पली बढ़ी थी। एक ही थाल में भोजन, एक साथ विश्राम। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, माया के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या पनपने लगी। गांव में लोग ममता की प्रशंसा करते थे। ममता तो देवी जैसी है, बिल्कुल माँ सरस्वती जैसी, विद्वान और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर मंदिर जैसा हो जाए। ये बातें माया के कानों में विष बनकर उतरने लगी थी। वो मन ही मन सोचती, मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब ममता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना रूप है ना चतुरी, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। ममता को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था माया मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन देवकी नंदन तिवारी ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। बेटियां, अब तुम दोनों के विवाह का समय आ गया है। ममता ने सिर झुका लिया, जबकि माया की आंखों में चमक आ गई। पहले ममता के लिए श्याम का रिश्ता आया। श्याम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक था। माया ने ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेती हर किसान मिल गया, अब तो जीवन आनंद से बीतेगा। वैसे भी इसे तो मेहनत मजदूरी करना अच्छा लगता है। माया की बात पर ममता ने कुछ नहीं कहा। तब देवकी नंदन बोले, हाँ, वो गरीब है, लेकिन मेहनती, ईमानदार और नेक दिल है। ममता उसके साथ बहुत सुखी रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। वहीं दूसरी तरफ माया के लिए सुरेश का रिश्ता आया। वो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही माया का अहंकार आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। देवकी नंदन ने माया को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उसके हर अहंकार से वाकिफ थे। खैर, विवाह तय हो गए। जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। ममता शादी करके श्याम के साथ उसके घर आ गई। श्याम का घर छोटा था, फूस की छत, एक टूटा सा चूल्हा और कुछ बोरियों में रखा अनाज। श्याम ने कहा, ममता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम, बस आपका साथ ही काफी है मेरे लिए। उधर जब माया अपने ससुराल पहुंची, आलीशान घर, चमचमाती गाड़ियां, वो मन ही मन बोली, वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो ममता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के घमंड ने माया का अहंकार 2 गुना कर दिया था। ओ राधा, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी को मेरे लिए नारियल पानी लाने को कहो। जी छोटी मालकिन, अभी करती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। फिर हरियाली का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। ममता ने साधारण साड़ी पहनी थी, माया ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग। तभी माया ने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, और बताओ ममता, कैसा चल रहा है सब? श्याम जी खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई। खुद खाने के लाले पड़े होंगे, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? माया की कड़वी बातें सुनकर ममता का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर माया को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं।
दिन गुजरने लगे। ममता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, भोजन बनाना, पति श्याम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते ममता थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन श्याम ने पूछा, सुनो ममता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा। अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का भोजन मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर भोजन खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह श्याम ने चूल्हा जलाया, भोजन बनाया और ममता को खिलाया। एक तरफ श्याम अपनी पत्नी ममता से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ माया को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब माया नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास कुसुम ने उसे देख लिया। अरे माया, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है उसके तौर तरीके पता है कि नहीं? अब तू छोड़ी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का तो ख्याल रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाब ध्यान रखेगी? पता नहीं क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी, गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर माया का दिल टूट गया। जिस ऐशो आराम का उसने सपना देखा था वो तो उसे मिल गया था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में माया की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार के बिना ये सब अधूरा है। सुरेश दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता, थका हुआ सीधे भोजन खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन माया ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। माया, जिसे अपने रूप पर घमंड था, सुरेश की बात सुनकर चकनाचूर हो गई। खैर, कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन खबर आई कि सुरेश का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में भारी नुकसान हो गया था। सुरेश घबराकर बोला, माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया था उसे क्लाइंट ने अचानक मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी निवेश कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन दिन बीतते गए, दुकान पर कर्ज बढ़ता गया। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। सुरेश का बहुत सारा पैसा फंस गया। अब सास कुसुम का लहजा भी माया के लिए बदल गया। बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। ये गहने जेवर मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। माया ने चुपचाप अपने सारे गहने उतारकर सास को दे दिए। जो माया कभी रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर श्याम ने एक नया फैसला लिया। ममता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझे। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो ठीक है, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजी सब्जियां उगाकर वहीं बेचेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे।
इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगानी शुरू की। श्याम उन्हें मंडी में बेचने की बजाय शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब श्याम सब्जियां बेचकर घर लौटा, अरे सुनो ममता, बाहर तो आओ जरा। आवाज सुनकर ममता बाहर आई। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे ममता, खुशी की बात ही है। तुम्हें पता है, आज 10,000 रुपए की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अरे, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसी कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ ममता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ न होती तो शायद ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। दोनों घर के अंदर आ गए। श्याम ने बैग ममता के हाथ में देते हुए कहा, ममता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। ममता ने बैग खोलकर देखा। अंदर 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी थीं। अरे, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोसन वाली के लिए है। ये सुनकर ममता के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। अरे मेरी ममता, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? ममता मुस्कुरा दी। धीरे धीरे श्याम की कमाई अच्छी होने लगी। ममता ने पैसों का हिसाब रखना शुरू किया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की माता की बरसी थी। दोनों अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने साधारण साड़ियां पहनी थीं। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा? लेकिन ममता का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम ने नया बिजनेस शुरू किया है। भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर माया की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद सुरेश की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा माया पर टूटने लगा। वो दिन रात माया को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी कम हो जाए। माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो हमारी मदद कहाँ से कर पाएंगे? तुझसे सुरेश की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में शादी की होती तो आज कम से कम वे सुरेश की मदद तो करते। ये सुनकर माया को गहरा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत और शोहरत पर उसे घमंड था, वो उसे सिर्फ अपमान के साथ मिली थी। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ ममता की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ माया की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोर से बारिश हो रही थी। माया रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई, कुलक्षणी कहीं की। ये सब सुनकर भी सुरेश चुप था। उसकी चुप्पी माया के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। माया को लगा उसका पूरा अस्तित्व मिट्टी में मिल रहा है।
अगली सुबह सुरेश की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी भरी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं है। माया का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब माया अपने मायके पहुंची तो देवकी नंदन तिवारी उसे देखकर चौंक गए। बेटा माया, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही माया फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। देवकी नंदन माया को घर के अंदर ले गए, लेकिन माया लगातार रो रही थी। इसलिए देवकी नंदन ने अपनी बड़ी बेटी ममता को फोन किया। हेलो बेटी ममता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही, बताइए क्या हुआ? बेटी ममता, माया को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह देवकी नंदन ने पूरी बात बता दी। ममता ने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आ रही हूँ। जब ममता अपने मायके पहुंची तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा माया के कमरे में गई। माया दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओ, तो अब हमारी तारका इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर माया ने ममता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। अचानक माया उठी और ममता के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माया का ये रूप देखकर ममता सन्न रह गई। फिर उसने ढाढ़स बंधाते हुए माया को उठाया। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर ममता की आंखों से आंसू बह निकले। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन ममता ने श्याम से बात की। श्याम, मैं चाहती हूँ कि माया हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है ममता, जैसा तुम चाहो। माया तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। माया श्याम और ममता के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और श्याम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। माया के हाथ छिल गए, कमर दुखने लगी। एक दिन माया ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। ममता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार माया, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। माया ने श्याम और ममता के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक भोजनालय खोलने का निश्चय किया।
श्याम और ममता ने माया का साथ दिया और जल्द ही माया और ममता ने मिलकर साझेदारी में शहर के बीचों बीच एक भोजनालय खोल लिया। भोजनालय बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही माया और ममता का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन सुरेश देवकी नंदन के घर आया। नमस्ते पिताजी, माया कहाँ है? अब तुझे माया से क्या काम है? उसे दिए दुख काफी नहीं थे क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं माया को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया और इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं, कोई सामान समझता है। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सुरेश बोल ही रहा था कि तभी पीछे से ममता और माया भी वहां आ गईं। ममता ने पूछा, सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माया को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? ममता, तुम बीच में मत बोलो, मैं माया से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। सुरेश की बात सुनकर माया ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर सुरेश, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत और शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो सुरेश, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो माया, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जाओ यहाँ से। इस तरह सुरेश आग बबूला होकर वहां से चला गया। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की। ममता और श्याम ने मिलकर माया के लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा और माया का विवाह विवेक से करवा दिया। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।